नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद में आज के एजेंडे के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2021, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित करने का करेंगे प्रस्ताव। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 भी करेंगे पेश। राज्यसभा की कार्यसूची में विनियोग विधेयक 2021, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और लौटाए जाने का करेंगे प्रस्ताव। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के प्रावधान। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर लोकसभा में होगा विचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल के कुछ शक्तियों और उत्तरदायित्वों में संशोधन के प्रावधान। संसद में आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन की कार्यसूची में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021 विचार और लौटाए जाने के लिए शामिल है। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो कार्यसूची में अहम विधायी कामकाज शामिल है। सदन में वित्त विधेयक 2021 पर विचार होगा। साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 सदन में पेश करेंगी। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। इसके अलावा सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों मोहन भाई पटेल और दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2021 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार के व्यय या राजस्व से संबंधित व्यय। इसके अलावा वित्त विधेयक में किसी भी कर को लगाने या उसमें परिवर्तन करने जैसे विषय शामिल होते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को वित्त विधेयक पेश किया था। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। इस धनराशि का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। विनियोग विधेयक को पहले लोकसभा पारित करती है, फिर इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक में किसी संशोधन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है। हालांकि यह लोकसभा का विशेषाधिकार है कि वो इन सिफारिशों को स्वीकार करे या नहीं। अब हम सीधा रुख करेंगे। संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, आज का एजेंडा देखें तो जाहिर तौर पर इस नए हफ्ते में भी हम देख रहे हैं काफी अहम कामकाज शामिल है और
माना जाए कि सबसे ज्यादा अब जो महत्वपूर्ण काम माना जाए आज, वो वित्त विधेयक से जुड़े हुए काम होंगे। विधायी कामों के अलावा हम अगर वित्त विधेयक की बात करें और साथ ही विनियोग विधेयक की बात करें, तो इसे लेकर कितना अहम दिन रहेगा आज दोनों सदनों में? निश्चित तौर पे प्रीति, देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण का या तीसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। और एक तरीके से कहें कि हम बजट सत्र का जो एक प्रमुख विषय होता है कि बजट को पारित कराना, और बजट के प्रावधानों से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, वो चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, योजना से संबंधित हो, उस पर संसद की संस्तुति लेना। तो हम अब उसी ओर बढ़ रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके आप देख रही हैं कि बजट की जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी, बजट की प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है, आखिरी चरण में हम बढ़ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से राज्यसभा में सबसे पहले मैं बताऊं कि राज्यसभा में जो एप्रोप्रिएशन बिल जो पहले लोकसभा में पारित हो चुका है, वो राज्यसभा में अनुमोदन के लिए आएगा। और निश्चित तौर पे सरकार को जब तक बजट की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, उसके पहले भी जो संचित निधि से पैसे चाहिए, ताकि जो जारी योजनाएं हैं, जो जारी खर्च है, उन सारे को पूरा कर दिया जाए, तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और भारत का संविधान इस बात की व्यवस्था देता है, संसद को इस बात के लिए अधिकारित करता है कि सरकार एक भी पैसा संचित निधि से बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाल सकेगी। तो यही एक लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि सरकार जो संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, और संसद अपनी जिम्मेदारी पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। तो आज एप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में है। उसके अलावा आप देख रही है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान जो लोकसभा में भी चर्चा हुई जिस तरीके से, तो इससे पता चल रहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान भी एक मौका होता है सदस्यों के सामने कि सरकार से संबंधित जो भी मामले हैं, खर्च से संबंधित जो भी मामले हैं, खास करके वित्तीय मामले, उन सारों पे चर्चा होती है। तो एक तरह से कहे कि एक और मौका मिलता है सदस्यों को कि वे सरकार के सामने फिर से सवाल कर सके वित्तीय मामलों पे, और अपने सुझाव भी दे सके। तो राज्यसभा में आज यह प्रक्रिया चलेगी। डिमांड्स ऑफ ग्रांट पर भी मिनिस्टर बयान देने वाले हैं, मनसुख लाल मंडाविया। तो इसे भी आप देखेंगे कि पिछले साल का डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स है, जिस पर कि संसदीय समिति ने विचार किया। उसके बाद उन्होंने कुछ संस्तुतियां की, और उन अनुशंसाओं के आधार पे आज मंत्री जवाब देंगे कि क्या क्या अनुशंसाएं उन्होंने मानी है, सरकार ने मानी है। तो ये काफ़ी अहम क्षण होता है जब संसद को यह बताया जाता है कि आपने जो अनुशंसाएं की थी, उन अनुशंसाओं को हमने इस तरीके से माना है। तो एक तरह तो जैसे हम पार्लियामेंट देखते हैं कि खुला सत्र होता है जो लाइव टेलीकास्ट होता है, उसके अलावा एक संसदीय समितियां होती हैं जो लाइव टेलीकास्ट नहीं होती है, और जब तक संसदीय समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, उस संसदीय समिति में जो विचार होते हैं वह भी नहीं कहा जाता। तो सारे सदस्य, सभी दलों के सदस्य पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो मामले होते हैं विचार के लिए, उन मामले पे विचार करते हैं और अपनी अनुशंसाएं देते हैं। तो यह दो चीज़ें हैं जो आज राज्यसभा में हैं प्रीति, और काफ़ी अहम होगा। सरकार के सामने भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा आज जब एप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वित्तीय कामकाज के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है। और अब आगे एजेंडे पर नजर डालेंगे अखिलेश, और हम देखेंगे कि आगे विधायी कामकाज क्या कुछ लिस्टेड है आज एजेंडे में। लोकसभा के एजेंडे में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक दिल्ली विधानसभा और शासन के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 1991 में संशोधन करता है। विधेयक में विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन के प्रावधान हैं। विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा से पारित किसी भी कानून में सरकार शब्द का आशय लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। बिल कहता है कि दिल्ली एनसीटी के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा ना तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और ना ही किसी कमेटी को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल में यह भी प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे। बिल के मुताबिक कुछ मामलों में मंत्रियों या मंत्री परिषद के फैसलों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले उपराज्यपाल की राय ली जाएगी।
और अखिलेश सुमन का हम एक बार फिर से रुख करेंगे। अखिलेश, अगर हम विधायी कामकाज देखें तो लोकसभा के एजेंडे में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। कितना अहम ये बिल माना जाएगा अखिलेश, खासकर हम दिल्ली में उपराज्यपाल और एक तरह से कहें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के जो अधिकार हैं उन्हें लेकर किस तरह के प्रावधान हैं और कितने साफ होंगे अब अधिकार इसके बाद? देखिए प्रीति, इस विधेयक के दो मतलब हैं। एक तो यह है कि दिल्ली का एक विशेष दर्जा है जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भी बिल्कुल अलग है। जैसे अभी तक हम लोग दो तरह के राज्य देखते हैं, एक जो पूर्ण राज्य है और दूसरा एक केंद्र शासित राज्य है। और दिल्ली को एक तरीके से कहें कि इस विधेयक से इस बात को भी चिन्हित किया जा रहा है कि यह एक तरीके से तीसरे दर्जे का राज्य है, जिसमें कि खास तौर पे पहले से भी ये व्यवस्था थी कि कानून और व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, वो केंद्र सरकार के पास है। और यह इसलिए है कि दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल भी है, और नेशनल कैपिटल में दो तरह की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती अगर उसमें कोई पूरी तरह से मतभेद स्थापित हो जाए या एक पूरी तरह से चिन्हित न हो कि किसके क्या दायित्व होंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो भी स्थिति है उसकी स्थिति को पूरी तरह से सरकार परिभाषित करे और उसके लिए बिल ले आकर कहे कि हाँ, क्या दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों को विभाजित करने की बात उच्चतम न्यायालय ने कही थी। और इसी के आलोक में गृह मंत्री अमित शाह आज ये बिल लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन एंटिसिपेशन पहले से ही दिल्ली सरकार में जो शासक पार्टी है, जो शासक दल है, वो पहले से ही थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं इस बिल के बाद। लेकिन निश्चित तौर पे इस बिल के बाद जब ये कानून बनेगा तो मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में जो अधिकारों का विभाजन है वो पूरी तरह चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा विधानसभा की क्या स्थिति होगी, विधानसभा किन किन क्षेत्रों में अपने आप कानून बना सकता है, किन किन क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए उन्हें एलजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसके अलावा एलजी भी राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके किस तरह के पारित कानूनों को अपनी संस्तुति देंगे। तो ये सारी बातें हैं और निश्चित तौर पे जब दिल्ली की ऐसी स्थिति है तो इन बातों को पूरी तरह परिभाषित करना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखिए अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद पैदा हुआ है और यह विवाद कई बार राजनीतिक रूप धारण करता है। तो बहुत जरूरी था कि इसे चिन्हित कर दिया जाए, परिभाषित कर दिया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने ये बिल लाया है और ये बिल अभी लोकसभा में आज पारित होना चाहिए। और अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ भी एक मौका मिलेगा। काफ़ी अहम बिल है, आप कहें कि दिल्ली के लिहाज से और दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिहाज से, क्योंकि बार बार अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जब टकराहट होती है तो जनता को भी निश्चित तौर पर परेशानियां होती है। तो एक बहुत अहम बिल है इस मामले में। प्रीति, बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। आगे के एजेंडे पर अब नजर डालते हैं। लोकसभा में आज राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 भी पेश किया जाएगा। इससे देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाली वित्तीय संस्था की कमी दूर होगी। इस तरह के वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास के लिए 7,000 परियोजनाओं की एक पाइपलाइन तैयार की है। सरकार का 2024-25 तक बुनियादी ढांचा विकास पर 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। अखिलेश, हम लोकसभा में आगे जब हम नजर डाल रहे हैं तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल आज पेश किया जाना है लोकसभा में। माना जा रहा है कि जो देश में बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं के विकास के लिए लंबे समय यानी दीर्घकालिक कर्ज देने वाली वित्तीय संस्था है, उसकी कमी कहीं ना कहीं है और वो कमी इसके जरिए दूर होगी। किस तरह के प्रावधान हैं और इसमें? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह का दौर है, 70 साल आज़ादी के बाद एक नई स्थिति में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ की हमको विकास की गति काफ़ी तेज करनी होगी। यूरोप ने अपने आधारभूत ढांचे को काफ़ी उन्नत किया, अमेरिका ने किया। आप देखेंगे कि जो मध्य पूर्व के भी कई देश हैं उनकी अवसंरचना काफ़ी विकसित है। इधर दक्षिण पूर्व एशिया में भी देखें
काफ़ी है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी कई बार महसूस किया गया कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस मामले में हम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उतना हम नहीं बना पाए हैं जितना हमें बनाना चाहिए था। और इसकी वजह से जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं वो आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अवसंरचना जो है, आधारभूत संरचना के जितने क्षेत्र हैं उन सारे पर खर्च करना है, उन सारे को मजबूत बनाना है और एक उन्नत देशों की तुलना में उनको उसके समानांतर लाकर खड़ा करना है, ताकि जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं वो आर्थिक गतिविधियां भी उनके साथ जुड़कर बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश में भी समृद्धि आएगी। तो इसी लिहाज से देखा होगा कि पिछले बजट में काफ़ी रखा गया था, 2020 के बजट में भी और इस बार के बजट में भी काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो इसीलिए महसूस किया गया कि अलग से एक बैंक होना चाहिए, जिस बैंक में जो भी चाहे कंपनी वो अपने पैसे को पूल कर सकता है और जब वो कंपनी कोई पैसे को पूल करेंगे तो उन्हें टैक्स रिबेट भी मिलेगा और जब टैक्स रिबेट मिलता है तो उसके बाद लोगों को और ज़्यादा निवेश करने के लिए भी प्रेरित होते हैं लोग, कंपनियां भी प्रेरित होती हैं। तो इसी लिहाज से ये 3 साल का टैक्स रिबेट का भी रखा गया है। उसके अलावा 3 लाख करोड़ तकरीबन का टारगेट रखा गया है कि अगले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ रुपए तक का टारगेट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी होंगे उनको हम लोन दे सकते हैं। फिलहाल 20,000 करोड़ का है, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपया पहली किस्त में ही सरकार देगी इस बैंक को। और जब एक आपके पास इस तरह का बैंक होता है तो तत्कालिक ज़रूरतों के लिए किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसी अन्य बैंक में जाए या किसी अन्य निजी मार्केट से पैसा उठाए। तो इसलिए काफ़ी एक जो जिसे कहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और एक जो आगे बढ़ता हुआ भारत है, उस आगे बढ़ते हुए भारत में इस तरह के बैंक की काफ़ी ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदन में आज रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और खान, युवक कार्यक्रम, खेल, अल्पसंख्यक कार्य, पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े पत्र सदन में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, संसदीय कार्य, जनजातीय कार्य और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े पत्र भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं आज सदन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2019-20 पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी सदन में साझा करेंगे। वहीं लोकसभा में भी अहम संसदीय समिति के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और बृजेंद्र सिंह याचिका समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। और अब हम बात प्रश्नकाल की करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अहम मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल की शुरुआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राकेश सिन्हा पूछेंगे, देश में अल्पसंख्यकों द्वारा राज्यवार कुल कितने इंजीनियरिंग महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं? और अब बात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद छाया वर्मा पूछेंगी, क्या जंगली जानवर जंगलों से बाहर आकर किसानों की फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं?
सांसद डॉक्टर सीएम रमेश पूछेंगे क्या सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान 8 राज्यों में स्वदेशी रूप से विकसित बीटी ब्रिंजल की 2 नई क्रॉसजेनिक किस्मों के जैव सुरक्षा अनुसंधान फील्ड ट्रायल की अनुमति दी है। सांसद पी विल्सन पूछेंगे क्या देश भर में पर्यावरणविदों और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं ने नए प्रारूप पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 की पुरजोर आलोचना की है। सांसद भास्कर राव निक्कांति पूछेंगे क्या सरकार वन और वन्य जीवों का संरक्षण कर रही है और इसके लिए क्या उपाय किए गए। सांसद विवेक के तनखा पूछेंगे क्या गहरे सागर में महाजाल से मछली पकड़ना पारिस्थितिकीय दृष्टि से विनाशकारी कार्य है जिस पर यूरोपीय संघ के क्षेत्राधिकार में आने वाले देशों और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका में प्रतिबंध लगाया गया है। और अब बात युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद दीपक प्रकाश पूछेंगे कि केंद्र सरकार ने देश की युवा आबादी के लिए खेल प्रतिभाओं को दर्शाने के लिए कोई पोर्टल शुरू किया है जो खिलाड़ियों को खेल में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करेगा। सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स पूछेंगे पिछले 2 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से विशेष रूप से हरियाणा में युवाओं के कल्याण और खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। और अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा पूछेंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है। सांसद शांता क्षत्री पूछेंगी डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच संबंधी नए दिशा निर्देशों की क्या आवश्यकता है। और अब बात कोयला मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद वी विजय साई रेड्डी पूछेंगे क्या मंत्रालय को आबद्ध कोयला खानों की अनुपलब्धता के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी है। सांसद टीजी वेंकटेश पूछेंगे क्या सरकार ने वाणिज्यिक कोयला खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। और अब बात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद अहमद अशफाक करीम पूछेंगे क्या अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर नहीं होने के कारण गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें सांसद संजय सेठ पूछेंगे कि सरकार ने हाल ही में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। खान मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों में सांसद रामविचार नेताम पूछेंगे क्या पिछले 2 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन के मामलों में वृद्धि हुई है और इसे रोकने के लिए पिछले 2 साल में क्या कार्रवाई की गई है। वहीं लोकसभा में भी आज प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर डालते हैं इन सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत लोकसभा में कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद भगवंत खुबा पूछेंगे क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों का डेटा विद्यमान है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित हुए हैं। और अब बात संस्कृति मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद उपेंद्र सिंह रावत पूछेंगे क्या स्मारकों या किलों सहित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भवनों को कोई सर्वेक्षण किया गया है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सांसद निहाल चंद चौहान पूछेंगे सरकार की ओर से गत 3 वर्षों के दौरान बंद किए गए तेल डिपुओं की राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। सांसद किनज रापू राम मोहन नायडू पूछेंगे क्या इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक की सबसे अधिक कीमतें हैं। और अब बात पर्यटन मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूछेंगे
क्या सरकार को एक राज्य अनेक विश्व के नाम से विख्यात कर्नाटक राज्य में पर्यटन संभावना के बारे में जानकारी है? सांसद जुगल किशोर शर्मा पूछेंगे, उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार को गत 3 वर्षों के दौरान झारखंड, बिहार राज्य सरकार और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अलग अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और अब बात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद राहुल रमेश शेवाले पूछेंगे, क्या सरकार देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के व्यय के संबंध में जांच करती है? सांसद खगेन मुर्मू पूछेंगे, क्या सरकार ने अल्प पूंजीकृत फर्मों की पहचान करने और उनके संबंध में कार्रवाई करने के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की आस्ती की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए वो योजना बनाई है? और अब बात शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद जयदेव गल्ला पूछेंगे, क्या स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 45,000 में से 40,000 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया है? सांसद वीणा देवी पूछेंगी, क्या सरकार का विचार वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिले में पारू खंड में किसी नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने या +2 विद्यालयों के उन्नयन करने का है? सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पूछेंगे, क्या सरकार की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय मूल्यों और दर्शनोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने हेतु और अधिक समग्र प्रयास किए जा रहे हैं? सांसद एम बदरुद्दीन अजमल पूछेंगे, क्या असम सरकार ने राज्य में राज्य सरकार की ओर से संचालित संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है? सांसद विनायक भावराव राउत पूछेंगे, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाराष्ट्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है जिनमें उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है? और अब बात करेंगे वित्त मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल। सांसद रमापति राम त्रिपाठी पूछेंगे, क्या देश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न देश वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं? और अब से थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, तो अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।